नमस्कार दोस्तों, बानसूर क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश गुर्जर। देखिए, आज का टॉपिक चलने वाला है राजकीय पालतू पशु ऊंट के बारे में, है ना। और ऊंट से काफ़ी सवाल आ जाते हैं, चाहे आप आरपीएससी आरएस की बात कर लें, प्री मेंस की बात कर लें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ग्रेड तीनों की बात कर लें। साथ ही साथ रीट में भी ये पूछ लिया जाता है। इसके अलावा मैं पुलिस की बात करूं तो उसमें भी पूछा जाता है ना। राज्य के प्रत्येक चिन्हों में से कहीं से कोई भी प्रश्न पुटअप किया जा सकता है। इसके ऊपर आप कोई गारंटी नहीं ले सकते कि भाई ये नहीं पूछा जाता है ना। हर परीक्षा में पूछा जाता है। कोई भी परीक्षाओं की बात कर लीजिए, किसी परीक्षा की बात कर लीजिए। तो अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार जुड़ रहे हैं और पूरा निचोड़ देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। बगल में चित्र दे रहा हूँ, ब्लैक कलर का निशान है, उसको दबाना है ना। तो चलिए फिर आज ऊंट के बारे में देख लेते हैं कि ये ऊंट क्या है। देखिए, ऊंट की अगर मैं बात करूं तो 30 जून को ये क्या किया गया, राजकीय पालतू पशु घोषित किया गया। कब? 2014 को 30 जून को ये हो जाता है राजकीय पालतू पशु। अगर इसकी श्रेणी पूछ ली जाए तो श्रेणी में आपको दो प्रकार से फंसाया जा सकता है। कैसे? अभी देखना। राजकीय पालतू पशु, राजकीय पालतू पशु। अब देखिए, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डोमेस्टिक एनिमल। अब हिंदी में भी वो दे सकते हैं सीधे के सीधे डोमेस्टिक। निम्न में से कौन सा एक डोमेस्टिक पशु है या नहीं है। अब कई तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे डोमेस्टिक कहाँ से आ गया नया एक। तो वो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश की मीनिंग ही देंगे आपको, हिंदी का भी दे देंगे डायरेक्ट। इसके अलावा मैं बात बता दूं आपको इसके वैज्ञानिक नाम की, है ना। वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम में भी आप इसमें वैज्ञानिक नाम में दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। देखना, वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमलेस डोमेड्रेरियस। अब देखिए, ये डोमेस्टिक है और ये डोमेड्रेरियस है। अब इन दोनों में आपको फंसाया जा सकता है कि ये और ये कोई सा भी दे देंगे तो कंफ्यूज हो जाता है। और कंफ्यूज होने के बाद में वो इन दोनों में से किसी एक के बारे में दिमाग में सोचता है, अरे हाँ यही है। जबकि वो श्रेणी पूछ रहा है डोमेस्टिक के बारे में और उसमें दे दिया आपने वैज्ञानिक नाम कैमलेस डोमेस्ट्रियस के बारे में। अब हो गए कंफ्यूज। ऐसे कंफ्यूज के सवाल दिए जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ऊंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैमल। बताइए क्या बोलते हैं? कैमल बोलते हैं। अब ये स्पेलिंग देख लेना। कैमलेस यानी कैमल की ड्रेस। याद कैसे करना है वैज्ञानिक नाम को? कैमल की ड्रेस, ऊंट की ड्रेस, ये तो है इसका क्या? वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम इंग्लिश में होते हैं ज़्यादातर, तो इंग्लिश में कैमल बोला जाता है और कैमल की क्या है? ड्रेस है। होती है क्या? अरे ऊंट उबाना डोलता है। उबाना का मतलब बिना चप्पल पहने। ऊंट कभी आपने देखा है? पशुओं के बारे में सुना है कभी कि चप्पल पहन के घूम रहे हैं? नहीं सुना ना। इसलिए जो कैमल है ये क्या है? बिना ड्रेस के है। ठीक, कैमल की ड्रेस नहीं है। अच्छा, इसके उपनाम भी हैं क्या? एक उपनाम चलता है, बड़ा प्रसिद्ध है, प्रचलित भी है, रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जहाज। अब रेगिस्तान का जहाज इसको क्यों कहा जाता है ना। दिमाग में तो यही ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे आ जाते हैं दिमाग में कि इसको रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये रेगिस्तान में इसके जो पैर होते हैं ये चौड़े चौड़े पैर होते हैं और इन चौड़े चौड़े पैरों की वजह से ये जो ऊंट है ये आसानी से रेगिस्तान में दौड़ लगा सकता है। धसेंगे नहीं, गद्दीदार पैर होते हैं, आसानी से दौड़ता है। इसकी वजह से इसको रेगिस्तान का क्या बोला जाता है? जहाज बोला जाता है। अच्छा, अगर मैं इसके 2-4 पॉइंट और बात कर लूँ तो जैसे ऊंट का कुर्बानी स्थल पहले चालू था ये, लेकिन अब 2014 से इसको क्या कर दिया? बैन कर दिया। जब से राष्ट्रीय
सॉरी राजकीय पशु बनाया तब से। तो ऊंट का जो है कुर्बानी स्थल, ऊंट का कुर्बानी स्थल की अगर बात करें तो एक स्थान पड़ता है मुबारक महल टोंक में, मुबारक महल टोंक में। इसको बंद कर दिया गया वर्तमान में, है ना। तो इसको आप ज़्यादा सीरियसली मत लेना, लेकिन पूछ लिया जाएगा कि भाई पहले प्रचलित मुबारक महल किसके लिए जाना जाता है। ऊंट का कुर्बानी स्थल है, ऊंट का प्रजनन केंद्र है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। अच्छा, एक शब्द आता है जिसका नाम है गंगा रिसाला, गंगा रिसाला। अब कईयों के तो यही कंफ्यूज हो जाएगा कि ये गंगा रिसाला क्या है, गंगा का रिसाव हो रहा है इसलिए है ना। तो इसको देखना, ये गंगा रिसाला क्या है, ऊँटों की सेना है दोस्तों, ऊँटों की क्या है, ऊँटों की सेना। अभी भी है क्या, अभी भी नहीं है। इसको जो है पहले बनाया गया था 1914 की समथिंग। ऊँटों की सेना है, किसने बनाई थी ये, गंगा सिंह जी ने, जो शासक हुआ करते थे, गंगा सिंह द्वारा निर्मित। कब बनी ये, 1914, जब प्रथम विश्व युद्ध के लिए अंग्रेजी अधिकारियों ने भारतीय सैनिकों को युद्ध में उतारने के लिए भेजा था, तो उस समय बनाई गई थी 1914 को प्रथम विश्व युद्ध के लिए, प्रथम विश्व युद्ध हेतु, है ना। भारतीय जो लोग हैं, सैनिक हैं, उनका उपयोग किया गया था। युद्ध किसी और का है, उपयोग कहाँ से हो रहा है। अब वर्तमान में ये गंगा रिसाला सेना है, अब वर्तमान में बीएसएफ के काम आते हैं ये ऊँट। पहले इस सेना के काम आया करते थे, अब वर्तमान में क्या है, बीएसएफ हेतु उपयोगी है। क्या, ऊँट। ठीक है। जब ये जो सेना जा रही थी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के लिए, उस समय जो आला जलाबाई एक प्रसिद्ध मांड गायिका है, उन्होंने जो केसरिया बालम है इन सैनिकों के लिए गाया था। ठीक है। और ये तो हो गई गंगा रिसाला। इसके अलावा मैं बात करूं, और भी है क्या इसकी कोई फैक्ट, बिल्कुल है साथियों। देखिए, ऊँटों के देवता, ऊँटों के देवता, ऊँटों के देवता कौन है, ऊँटों के देवता है पाबू जी। ऊँटों के देवता बताइए क्या है, पाबू जी। राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, पाबू जी को दिया जाता है। अब ऊँट पालक जाति, ऊँट पालक की बात करें तो रायका और रेबारी, रायका और रेबारी, ये मारवाड़ में प्रचलित जातियां हैं जो ऊँट पालती हैं। इनके साथ में भेड़ बकरी भी पाल लेते हैं। ऊँट पर कलाकारी की अगर बात करें तो ऊँट पर कलाकारी क्या कहलाती है, ऊँट पर कलाकारी कहलाती है उस्ता कला। बताइए कौन सी कला, उस्ता कला कहलाती है। अब उस्ता कला का मतलब क्या होता है, ऊँट जो होता है ना, इसके शरीर के ऊपर क्या होता है कि बालों की कटिंग की जाती है ना, जैसे फूल बना दिया उसके पीठ के ऊपर, या वो बालों में कटिंग ऐसे धारियाँ बना दी, डिजाइन बना दिया, उसको बोला जाता है क्या, उस्ता कला, है ना। अब ऊँट का सामान भी होता है, ऊँट का सामान। अब ऊँट का सामान देखिए दो प्रकार से, तो मैं आपको बता देता हूँ, और भी बहुत सारे सामान होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको दो बता रहा हूँ, एक तो पीठ का और एक नाक का। देखिए, पीठ का जो होता है ना, इसको पलाण बोलते हैं, और नाक का होता है उसको बोलते हैं क्या, गिरबान। गिरबान देखा है आपने, गिरबान नाक के दोनों साइड में, दोनों नाकों के अंदर कुछ इस प्रकार की होती है, वो ऐसे। अब इसके अंदर नकेल डाली जाती है ना। ये तो नाक का नाक के अंदर के साइड में ये हो गया, इसको डाल दिया, और बाहर के साइड में ये होता है, यहाँ का जो स्थान है ना, यहाँ का, यहाँ नकेल डाली जाती है। पीछे जो ऊँट पालक है उसके हाथ में होती है नकेल ऊँट की। तो इससे जो यंत्र है इसको क्या बोलते हैं, गिरबान बोलते हैं। और जो पलाण होता है ऊँट का, कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है इसको। अब ये क्या काम आता है, ये जो है ना,
ये जो गाड़ी होती है पीछे ऊँट के, उस गाड़ी का जो ये वाला हिस्सा होता है, ऐसे यहाँ पर बेल होती है, इस बेल को यहाँ पर लगा के पलान के ऊपर, और यहाँ पर डोरियाँ लगी होती हैं, इन डोरियों को ऊँट की पीठ के नीचे से बांध दिया जाता है कस करके, है ना। तो फिर ये गाड़ी को क्या करेगा, खींच लेगा। इसलिए ये बेल जो है ये शरीर के ऊपर टच नहीं होगी और आसानी से पलान के ऊपर टिकी रहेगी। और ये जो चमड़ी की जो डोरियाँ होती हैं ये ऊँट के पीठ के बन जाती है। ठीक है, कला संस्कृति में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये तो ऊँट का सामान हो गया। और अगर मैं बात करूँ इसकी सर्वाधिक संख्या और क्षेत्रफल कहाँ पर पाया जाता है, तो सर्वाधिक संख्या अगर बात करें तो वर्तमान में कहाँ की है, जैसलमेर में। बताइए कहाँ की है, जैसलमेर में है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान या थार मरुस्थल। पश्चिमी राजस्थान या थार जो मरुस्थल है वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पाया जाता है। वर्तमान में ऊँट कितने हैं, वर्तमान ऊँटों की बात करें तो वर्तमान ऊँट हैं 2 लाख के समथिंग। बताइए कितने हैं, 2 लाख के समथिंग है, बहुत ही कम हो गए हैं। और भी इसके फैक्ट बनते हैं क्या, बिल्कुल बनते हैं। ऊँटनी के बारे में अब सुना होगा, नहीं सुना है तो अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना, ताकि ऊँटनी और अन्य फैक्ट लिख सकूँ। इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए ऊँटनी के बारे में देख लेते हैं। जो ऊँटनी होती है ना, ऊँटनी का गर्भकाल की अगर बात करें तो इसका जो गर्भकाल है ये कितना है, ये 9 से 14 माह, 9 से 14 माह। अगर दिनों की बात करें तो 400 दिन अबाउट समथिंग, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये गर्भकाल हो गया। इसका बच्चा होता है ना, जो बच्चा होता है उसको क्या बोला जाता है, बच्चे 2 प्रकार के हैं। एक तो होता है टोरडा, ये तो होता है टोरडा, और एक होती है टोरडी। टोरडी तो जो है बच्ची होती है और टोरडा होता है इसका बच्चा होता है छोटा। ठीक, अब इसका जो दूध मिलता है ना, दूध में कौन सी विटामिन पाई जाती है, दूध में विटामिन सी पाई जाती है। साथ ही साथ इसकी दुग्ध डेयरी भी है ना, जो कहाँ पर है, दुग्ध डेयरी, ऊँटनी के दूध की डेयरी जो होती है ये कौन सी है, उरमाल डेयरी। बताइए कौन सी है, उरमाल डेयरी है। कहाँ पर पड़ती है, बीकानेर में। बताइए कहाँ पड़ती है, बीकानेर में पड़ती है। तो ये तो ऊँटनी की कुछ फैक्ट हो गए। इसके अलावा इसका संरक्षण भी किया जा रहा है क्या, बिल्कुल किया जा रहा है। संरक्षण की अगर बात करें, संरक्षण की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र है ना, जो भारत सरकार द्वारा प्रचलित है, ये राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय यानी केंद्र, उष्ट्र अनुसंधान केंद्र। ये उष्ट्र संस्कृत का शब्द है ना, ऊँट हिंदी का है, उष्ट्र जो है ये संस्कृत का शब्द है। अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है ये जोहड़बीड़। बताइए कहाँ, जोहड़बीड़ बीकानेर, जोहड़बीड़ बीकानेर में पड़ता है। यहाँ पर ही तो है ये उरमाल डेयरी, उरमाल डेयरी। अच्छा, इसके अलावा और भी योजना है, ऊँट संरक्षण योजना, ऊँट संरक्षण योजना। ये कब की है, 2022 की है। अब इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत 5000 ऊँट पालक जो है ना, 5000 ऊँट पालक, इन ऊँट पालकों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये, 2 किस्तों में प्रति वर्ष 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई ऊँट पालने वालों को, वो आर्थिक सहायता। अब ये ऊँट पालकों को क्यों दी गई, ये इसलिए दी गई ताकि ऊँटों का संरक्षण किया जा सके। इसके लोभ में
ऊँटों को बचाया जा सके, है ना। ऊँटों को बेच दिया करते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। अब ये प्रतिवर्ष 10,000 रुपये तो दे रहे हैं, लेकिन कई ऊँट वाले अभी भी नाराज़ हैं, अरे हमको बेचने नहीं दिया जा रहा। तो ये क्या होता है कि पहले एक दूसरे राज्य में बेच दिया जाता था, है ना, फिर ऐसे ऊँटों को हो सकता है तस्करी के माध्यम से बाहर भी भेज दिया जा रहा हो, इतना मैं कह नहीं सकता फिलहाल। लेकिन ये ऊँटों को बाहर भेजने की वजह से राजस्थान में ऊँटों की जो संख्या है ये दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, घट रही थी, इसलिए इसको बैन कर दिया गया, बाहर नहीं भेज सकते। फिर साथ में ऊँट वध निषेध भी एक अधिनियम बनाया गया, 2014 में बना था ये ऊँट वध निषेध एक्ट। इसके तहत ऊँटों का वध नहीं किया जा सकता। ऊँटों का क्या नहीं किया जा सकता दोस्तों, वध नहीं किया जा सकता। अगर ऊँट बीमार भी है, एकदम तड़प भी रहा है, तब भी जो गवर्नमेंट डॉक्टर है ऊँटों के वो मार नहीं सकते, है ना, वो खुद ही मर जाएगा ले तड़प तड़प के, लेकिन उसको मारा नहीं जा सकता किसी भी हालत में। अपराध है ये एक प्रकार से, है ना। और तो और इसके एक जो अब बजट आया था 2022-23 का, उस बजट में भी इसके विकास की बात की गई है। तो ऊँट संरक्षण और विकास नीति, ऊँट संरक्षण और विकास नीति कब है, कब की है ये 2022-23 के बजट की, 2022-23 का बजट। इसमें ये बात की गई है कि ऊँटों का विकास किया जाएगा। तो ये तो था आज का अपना टॉपिक ऊँट का, है ना। इसमें कुछ बस थोड़ी गया है, देख लेना एक बार। देखिए डाक टिकट, ऊँटों की डाक टिकट है ये। इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। और ऊँटों के ऊपर जो डाक टिकट है, सबसे पहले अगर बात करें तो 1937 में जॉर्ज सिक्स यानी षष्ठम, इसके साथ ऊँट का चित्र दिया गया। ऊँट का चित्र, जब ये आज़ादी से पहले की बात है, ऊँट का चित्र, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा 1954 में दो प्रकार से, एक तो ऊँट और एक बैलगाड़ी डाक के रूप में, है ना। ऊँटों को डाक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था उस समय। ऊँटों के ऊपर जो डाक है ये पहुंचाई जाए। डाक घर भी ऊँटों के जो गाड़ी होती है, ऊँट गाड़ी, उसमें चलाया जाता है। तो ये ऊँट और बैलगाड़ी का 1954 में यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1854 में शुरू हुआ था। 100 वर्ष के बाद में जो 100 वर्ष का उपलक्ष्य है उस पर ये दोबारा से इसको शुरू किया गया था। वैसे तो 1854 का ही था ये, लेकिन मेन रूप से फिर 1954 में ये जारी किया गया, ऊँट और बैलगाड़ी का। 1986 में ये चलित ऊँट डाकघर था, एक प्रकार से चलित ऊँट डाकघर, ये ऊँट के ऊपर ही बना दिया गया। हाँ, देखना आप कभी। 1990 की बात करें तो ये बीएसएफ के साथ में ऊँट को दिखाया गया है, बीएसएफ के साथ ऊँट। और 2015 में रेगिस्तानी ऊँट के साथ बीएसएफ जो बॉर्डर है ना, वो दिखाई गई है। रेगिस्तानी ऊँट प्लस बीएसएफ, ये डाक टिकट हैं कुछ जारी किए गए ऊँट के ऊपर। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। ये डाक टिकट भी बच गई थी, अभी इसमें जोड़ रहा हूँ, देख लेना आराम से, है ना। फिर मिलते हैं एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को